नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यह 8वां लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहाँ पर यह मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जा कर के इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हुए हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, साथ में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अभी तक हमने इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर एक वीडियो लेक्चर सीरीज की है जिसमें करीब 40 या उससे अधिक लेक्चर्स हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थियरी की लेक्चर्स हैं, तो आप उन लेक्चर्स को वहाँ पर देख सुन सकते हैं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज हमें संविधानवाद के बारे में पढ़ना है। संविधानवाद की अवधारणा क्या है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और इसके गुण दोष इत्यादि के बारे में। तो संविधानवाद को जानने के पहले हम यह जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। संविधान का मतलब होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जो नियम हम बनाते हैं या जो नियम लागू रहते हैं, पहले से ही अस्तित्व में रहते हैं, उन नियमों का संग्रह। कुल मिलाकर के किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। जैसे हमारे देश का, भारत का संविधान है, अन्य देशों के भी अपने अलग अलग संविधान हैं। सरकार के विभिन्न अंग एवं उनके बीच परस्पर संबंधों एवं उनकी शक्तियों का वर्णन संविधान में जो होता है वह महत्वपूर्ण रूप से यह है कि जो संविधान जो सरकार के प्रमुख अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है इत्यादि, प्रशासन इत्यादि के जो भी अंग हैं, उनके बीच जो संबंध परस्पर होते हैं, साथ में उनकी क्या शक्तियां होंगी, वह कौन से कार्य करेंगे, तो यह सारी बातें, इसके अलावा अन्य प्रकार की बहुत सारी बातें संविधान में होती हैं। जैसे कि संविधान में अधिकारों के बारे में चर्चा होती है, संविधान में शासन की सीमाओं और शासन की शक्तियों के बारे में चर्चा होती है, शासन के जो प्रकार है, मतलब कि उससे किस तरह चुना जाएगा उसकी प्रक्रिया होती है, न्याय की क्या प्रक्रिया होगी वह दिया होता है। तो इस तरह से संविधान पूरी शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए कुंजी की तरह है, एक चाबी की तरह है। अब संविधान के कई सारे प्रकार हैं, जैसे उनके निर्माण के आधार पर उन्हें हम लिखित या अलिखित संविधान के रूप में बांट सकते हैं। लिखित संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें कि उसकी सभी महत्वपूर्ण बातें, प्रमुख बातें लिखी हुई हों, यानी किसी एक दस्तावेज में लिखी गई हों, किसी परंपरा से शासित न होती हों। और दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब होता है कि ऐसा संविधान जिसमें कि लिखी हुई बातें नहीं बल्कि परंपरा से शासित होने वाली बातें शामिल की जाएं। अब इसको हम उदाहरण रूप में समझाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। भारत का जो संविधान है वह एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, एक निश्चित समय में उसे बनाया गया और 1950 में 26 जनवरी को लागू किया गया। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, यह बता पाना मुश्किल है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लिखित संविधान है उसमें अलिखित संविधान के कोई गुण न हो ऐसा नहीं है। भारत में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि परंपरा एवं प्रथा से चली आ रही हैं, उनके लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं बनाया गया है, उनके लिए कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। उसी तरह से ब्रिटेन के भी संविधान में कई सारी बातें ऐसी हैं, कई सारी क्या, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि संविधान के में परंपराओं प्रथाओं के अलावा भी लिखित रूप में, जैसे जो वहाँ के प्रमुख अधिनियम हैं वह लिखित रूप में लागू किए जाते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या ऐसा भी संभव है कि कोई नियम हो जो कि लिखित न हो फिर भी लोग माने, तो आपको हम कुछ उदाहरण देते हैं। ब्रिटेन में बहुत ही पारंपरिक देश है ब्रिटेन, वह अपनी परंपराओं प्रथाओं के प्रति बहुत सजग है, इसीलिए ब्रिटेन की जो छवि है वो रूढ़िवादी देश की तरह बनी रहती है। तो ब्रेग्जिट के कारण जब यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण यही था, उसकी रूढ़वादी था या उसका परंपरावादी होना। तो एक कारण है, और भी अन्य कई कारण हैं, लेकिन उनमें से यह भी एक है।
तो हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से ब्रिटेन के संविधान में अलिखित संविधान के कौन से गुण हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में अलिखित संविधान के गुण हैं, जैसे वहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है, वह स्पीकर जिस भी पार्टी से चुनाव लड़े अगले साल उसके विपक्ष में कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती। मतलब स्पीकर के पद पर चुने जाने वाला व्यक्ति एक निर्विरोध व्यक्ति, अराजनीतिक व्यक्ति मान लिया जाता है और उसके विरुद्ध कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है। तो कहने का मेरे यह मतलब है, यह कहीं संविधान में लिखा नहीं है लेकिन फिर भी इसे लोग परंपराओं से फॉलो करते हैं। इस तरह की बहुत सारी वहाँ पर बातें हैं जो कि परंपराओं से चली आ रही हैं। भारत में भी ऐसा होता है, जैसे खास करके जब प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो जाए या प्रधानमंत्री को बहुमत के अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री को चुनना हो, तब की दशा में केवल प्रथाओं और परंपराओं का ही आधार माना जाता है कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब के राष्ट्रपति ने क्या किया था, उसी आधार पर वर्तमान राष्ट्रपति भी निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान अवश्य महत्वपूर्ण है, किंतु कोई भी संविधान न तो पूरी तरह से लिखित होता है और न ही कोई संविधान पूरी तरह से अलिखित होता है। अब हम विकसित और निर्मित संविधान के बारे में जानते हैं। विकसित संविधान का मतलब होता है ऐसा संविधान जो कि धीरे धीरे प्रथाओं और परंपराओं से धीरे धीरे करके विकसित हुआ हो, अर्थात उसके निर्माण की कोई एक निश्चित डेट आपको न पता हो। जबकि निर्मित संविधान वह होता है जिसमें कि किसी एक संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया हो। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है, इसमें कि संविधान सभा का गठन किया गया और एक निश्चित समय के पश्चात उसका निर्माण किया गया। जबकि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। आपके बहुत सारे ऐसे कानून नियम होते हैं जो कि विकसित होते हैं, जैसे कि आपके जाति के जो नियम हैं, जाति के पंचायत होती है ना, जाति का कुछ न कुछ मान्यता होती है, तो उसके नियम कहीं लिखे नहीं जाते। या कि पंचायत जो गांव में पंचों की जो पंचायत होती है, वो जो लोकल गवर्नमेंट वाली नहीं, जो पंचों की पंचायत होती है, उसके भी जो नियम होते हैं वह लिखे नहीं होते। बस लोगों को पता होते हैं कि यह धर्म है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसी के आधार पर वह शासित होती है। इसी तरह विकसित संविधान जो होता है धीरे धीरे विकसित होता है और उसके में बहुत पुरानी से लेकर के वर्तमान तक की बहुत सारी प्रथाएं, परंपराएं, नियम कानून धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। इसमें कुछ अधिनियम भी होते हैं जो कि लिखित रूप में हैं, कुछ प्रथाएं हैं जो कि अलिखित रूप में हैं। तो इस तरह से यह जो निर्मित होता है यह एक विकसित संविधान कहलाता है। अब इसके बाद हम औपचारिक और प्रभावी संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। औपचारिक संविधान का मतलब होता है कि संविधान, ऐसे संविधान की यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें कि संविधान में कुछ बातें दी गई हैं लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है, वह केवल औपचारिकता मात्र के लिए है। जैसे चीन में जो लोकतंत्र की स्थिति है उसे आप औपचारिक लोकतंत्र कह सकते हैं। चीन में हर साल जब भी एक नियमित समय के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी के उम्मीदवार उसमें चुनाव में खड़े हो सकते हैं, साम्यवादी पार्टी के, और कोई दूसरा व्यक्ति। तो जब किसी देश में चुनाव रेगुलर होंगे लेकिन किसी को चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का लोकतंत्र किस तरह का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि औपचारिक संविधान या नाम मात्र का संविधान वह होता है जिसमें संविधान में लिखी गई बातें केवल लिखी होती हैं, उन्हें व्यवहार में लागू नहीं किया जाता। जबकि प्रभावी संविधान वह है जो कि संविधान के अनुसार ही जिस देश की शासन व्यवस्था चलती है, तो वह एक प्रभावी संविधान कहलाता है। तो इस तरह से हमने संविधान के अर्थ को और संविधान के प्रमुख प्रकारों के बारे में जाना। आगे हम संविधानवाद की चर्चा करेंगे। संविधानवाद का अर्थ जान लेते हैं। संविधान के अनुरूप शासन का संचालन ही संविधानवाद कहलाता है। सामान्य अर्थ में आपके संविधान में जो बातें दी गई हैं उन्हीं बातों के अनुसार शासन का संचालन हो। जैसे हमने संविधान में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है, तो इसका यह अर्थ है कि जब भी कभी सत्ता का परिवर्तन होगा तो जनता अपने वोट से करेगी, कभी भी शक्ति के द्वारा, सेना के प्रयोग से या फिर तानाशाही के माध्यम से नहीं होगा। अब यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं, भारत में एक बार को छोड़ करके जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, उस बार को छोड़ करके बाकी हर बार शक्ति का या सत्ता का जो परिवर्तन हुआ है वह एक जो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। जनता ने चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों को चुना है और सत्ता या शक्ति में परिवर्तन किया। लेकिन
वहीं बगल के देश पाकिस्तान का देखिए तो वहाँ प्रत्येक बार मतलब कई बार वहाँ पर सत्ता का परिवर्तन सैनिक बल से या अन्य उपायों से किया गया है। तो संविधानवाद का पहला जो अर्थ है वह है कि संविधान के अनुसार ही सरकार को चलाया जाए। यही संविधानवाद का एक बेसिक जो अर्थ है। दूसरा क्या है कि जो संविधान का निर्माण है वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप हो। अब मान लीजिए कोई तानाशाह व्यक्ति आ जाए और वह संविधान में एक बात ऐड कर दे कि आज के बाद से चुनाव नहीं होंगे और जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री है वह अगले 100 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा। तो इस तरह का संविधान का निर्माण करना भी गलत है। संविधान वही सही होगा जो कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप हो। पहला, संविधान के अनुसार शासन हो। दूसरा, जनता की इच्छा के अनुरूप संविधान हो। तीसरी बात क्या है संविधानवाद की कि शासन को नियंत्रित और सीमित बनाने के लिए शक्तियों का विभाजन हो। किसी एक व्यक्ति के हाथ में या एक संस्था के हाथ में शक्तियां केंद्रित न रहें। कार्यपालिका के अलग कार्य हों, व्यवस्थापिका के अलग कार्य हों, न्यायपालिका के अलग कार्य हों और एक दूसरे को प्रत्येक संस्था चेक एंड बैलेंस करे, अवरोध उत्पन्न करे और उसकी शक्तियों में संतुलन उत्पन्न करे। तो इस तरह से कोई भी एक तानाशाह नहीं हो पाएगा। ठीक, तो संविधानवाद का यह तीसरा जो प्रमुख तत्व है वह है कि शासन को नियंत्रित और सीमित बनाने के लिए शक्तियों का विभाजन हो। चौथा है जनता से सरकार में तथा एक सरकार से दूसरी सरकार में सत्ता के हस्तांतरण की ठोस प्रक्रिया हो। मतलब पूरी शक्ति जनता के हाथ में केंद्रित हो और जनता मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुने और वो प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करें। तो यह हुआ जनता से सरकार में शक्ति का हस्तांतरण। और फिर जब एक सरकार से दूसरी सरकार बदले, 5 साल पूरा हो, तो वह दूसरी सरकार भी जनता की इच्छा से ही बने। तो इस तरह से यह पूरी जो प्रक्रिया है यह एक ठोस प्रक्रिया का निर्माण किया जाए और वह प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो हो। तो यह जो 4 तत्व हैं वह संविधानवाद की महत्वपूर्ण अर्थ है और इन्हीं के आधार पर कोई संविधान, कोई भी देश की शासन व्यवस्था संविधानवाद को फॉलो कर रही है, लागू कर रही है कि नहीं, इन 4 तत्वों के आधार पर हम जान सकते हैं। अब संविधान और संविधानवाद में अंतर जान लेते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव टाइप यानी जो लिखने वाले आंसर होते हैं उनमें यह पूछा भी जाए, तो इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है ये तो हमने बता दिया आपको। अब इनके बीच एक प्रमुख जो अंतर है उन्हें शब्दों में किस तरह से आपको लिखना है। संविधान संगठन का प्रतीक है जबकि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक। संगठन का मतलब होता है कि संविधान में जो बातें दी हुई हैं कि शासन की शक्तियां कैसे बनेंगी, किनके पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, सरकार के जो प्रमुख अंग हैं उनके बीच क्या संबंध होंगे, सरकार कैसे चलाई जाएगी, तो यह पूरा संगठन की यह जो बात है यह संविधान में दी रहती है। जबकि जो संविधानवाद है वह संगठन से आगे की बात है, वह विचारधारा की बात करता है। अर्थात जो राष्ट्र के मूल्य हैं, जो राष्ट्र की प्रमुख उसका दृष्टिकोण है, पूरे राष्ट्र की जो मान्यता है, परंपरा है, उसे संविधानवाद प्रकट करता है। इसीलिए प्रत्येक देश का हो सकता है कि 2 देशों के संविधान आपस में मिलते हों लेकिन उन देशों के संविधानवाद अलग हो सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के संविधान संगठन का प्रतीक है और संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है। जैसे भारत की जो विचारधारा है, भारत की मिली जुली विचारधारा है, साम्यवाद को भी समाजवाद को भी अपनाती है, पूंजीवाद को भी अपनाती है, धार्मिक सहिष्णुता है, उसके बाद भी अपनी परंपराओं के प्रति लगाव है। तो इस तरह की जो बातें हैं यह भारत के संविधानवाद का प्रमुख अंग है। संविधान विकसित और निर्मित दोनों हो सकता है जबकि संविधानवाद विकास का परिणाम है। संविधान के बारे में अभी हमने बताया कि हो सकता है कि यह धीरे धीरे परंपराओं से विकसित होकर के बना हो जैसे ब्रिटेन का संविधान, और यह कि हो सकता है निर्मित हो जैसे भारत और अमेरिका का संविधान। लेकिन संविधानवाद जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, वह विकास का परिणाम होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया के पश्चात ही बना होगा। इसीलिए भारत का संविधानवाद और पाकिस्तान के संविधानवाद में अंतर है, या फिर यूरोप के संविधानवाद और मध्य एशिया के देशों के संविधानवाद में अंतर है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधानवाद मुख्य बात है क्या, आपके शासन का लक्ष्य क्या है, संविधान बनाने का लक्ष्य क्या है, यह संविधानवाद से निर्धारित होता है। अगला है संविधान साधन प्रधान धारणा है जबकि संविधानवाद
साध्य प्रधान। साधन मतलब कि आप कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक टूल है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम संविधानवाद को प्राप्त करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्राप्त करते हैं। मतलब अल्टीमेट गोल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्थापना करना है, संविधानवाद की स्थापना करना है। उसके लिए हम साधन क्या अपनाते हैं, संविधान को लागू करते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक मीन्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वह उसका अंतिम लक्ष्य है, एक एंड की तरह है। अगला है संविधान अलग अलग राष्ट्रों का अलग हो सकता है, जबकि संविधानवाद कई राष्ट्रों का एक हो सकता है। अब संविधान अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक राष्ट्र में कुछ अलग अलग अपनी मान्यताएं होती हैं, कुछ अपनी भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए उनके संविधान अलग हो सकते हैं। जैसे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अलग व्यवस्था यूरोप में अलग है और अमेरिका में अलग है, भारत में अलग है, लेकिन यह उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर है। अल्टीमेट जो गोल है वह है लोकतंत्र, यानी संविधानवाद जो है वह दोनों जगह का सेम है, भारत में भी लोकतंत्र और यूरोप में भी लोकतंत्र, अर्थात कि दो देशों के संविधान अलग हो सकते हैं लेकिन संविधानवाद दोनों का एक हो सकता है। इसके बाद है संविधान में वैधता कानून के आधार पर होती है, जबकि संविधानवाद में विचारधारा के आधार पर। अब संविधान का मतलब हुआ कि उसमें जो भी नियम लिखे गए हैं उन्हें कानून के आधार पर लागू किया जाए तो वही उसकी वैधता है, वही सही माना जाएगा। जबकि संविधानवाद वह सही माना जाएगा जो उस देश विशेष की विचारधारा कहती हो। जैसे अगर कहीं पर विचारधारा, लोगों का जो जनमत है वह साम्यवादी प्रक्रिया के तरफ है, लोगों का जो जनमत है वह लोगों का जो बहुमत है वह लोकतंत्र के विरुद्ध हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो वहाँ के संविधानवाद में उस वहाँ का के लिए वही विचारधारा उपयुक्त होगी। तो कहने का मतलब मेरे यह है कि संविधानवाद विचारधारा के आधार पर निर्धारित होता है, उसकी वैधता विचारधारा के आधार पर निर्धारित होती है, जबकि संविधान की वैधता कानून के आधार पर। तो इस तरह से हम ये संविधान और संविधानवाद के प्रमुख अंतरों के बारे में हमने बताया। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर एक बार दोहरा लीजिएगा। अब संविधानवाद के प्रमुख आधार जो हैं वो विलियम जी एंड्रयूज के द्वारा बताए गए हैं और उन्हें सामान्य ऐसे ही हम चर्चा करके आगे बढ़ेंगे कि संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर जो सहमति है, अर्थात जनता के बीच में इस बात पर मतैक्य है, इस बात पर एक आम सहमति बनती है कि जो हमारी प्रमुख शासन की संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी सरकार है, हमारा मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, इत्यादि जो भी संस्थाएं, उनका जो ढांचा है और उनके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वह सही है। और इस बात पर सरकार के जनता के प्रत्येक वर्ग में या जनता के एक बहुत बड़े भाग में एक सहमति बनी हो, तो यह संविधानवाद का आधार निर्माण करता है। दूसरा, यह इस बात पर भी सहमति हो कि विधि का शासन ही सरकार का आधार हो, अर्थात कानून के द्वारा शासन चलाया जाए, किसी अन्य आधार पर नहीं। मतलब राजा की इच्छा या प्रधानमंत्री की इच्छा या किसी सांसद की इच्छा अथवा किसी न्यायाधीश की इच्छा नहीं, बल्कि मुख्य रूप से इस बात को लागू किया जाए कि जो कानून में लिखा गया है वह लागू हो, यानी कानून की इच्छा ही सर्वोपरि हो। इसके अलावा समाज के जो सामान्य उद्देश्य हैं उस पर जो सहमति है वह भी संविधानवाद का आधार निर्माण करती है कि हमारा समाज किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, उसके गौण लक्ष्य और विशिष्ट नीति प्रश्न क्या हो सकते हैं, अर्थात जो हमने स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती हैं, तो उनका अल्टीमेट गोल क्या है। इन उद्देश्यों या इन नीति प्रश्नों पर जो सहमति है वह भी संविधानवाद का आधार तैयार करता है। यह विलियम जी एंड्रयूज ने बताया है और यह बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इसी ढांचे में पूछा जा सकता है, एक बार ध्यान रखिएगा। वैसे ये नेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बाकी आपकी परीक्षाओं के लिए, बीए और एमए की परीक्षाओं के लिए यह सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, संविधानवाद की महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो यह पिनाक और स्मिथ ने पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, इनकी पुस्तक है, इसमें उन्होंने बताया है कि संविधानवाद के महत्वपूर्ण तत्व में संविधान अपरिहार्य संस्थाओं को व्यक्त करता है। संविधान में
वह बातें लिखी होती हैं जो महत्वपूर्ण संस्थाओं के मध्य संबंधों को बताती है, उनकी शक्तियों को बताती है, और ये संस्थाएं अपरिहार्य होती हैं, अर्थात इनके बिना सरकार को चलाना संभव नहीं है। जैसे संसद, जैसे मंत्रिमंडल, जैसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो इस तरह की संस्थाओं के संबंध, इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य संविधान में बताया जाता है। यह संविधानवाद का पहला महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है। जो राजनीतिक शक्ति जनता में निहित होती है वह जनता से उनके प्रतिनिधियों में जाती है, और संविधान ही है जो कि उन प्रतिनिधियों को नियंत्रित रखता है और उनके कार्य को बताता है, और यह बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है। तीसरा है संविधान विकास का निदेशक है। संविधान में ही यह बातें वर्णित होती हैं कि हमारे विकास की दशा क्या होगी। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आपको याद होगा, उनमें यह बातें कही गई हैं कि राज्य क्या क्या काम करेगा। इसी तरह अन्य देशों में भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, भले वो संविधान के भाग न हों, भले वो किसी पार्टी के या विचारधारा के भाग हों, लेकिन वह नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वही निर्धारित करते हैं, या संविधान में जो बातें हैं वह निर्धारित करती हैं कि हमारे विकास की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। जिस तरह से राजनीतिक शक्ति जनता से उनके प्रतिनिधियों में जाती है, सांसदों को प्राप्त होती है, उसका संगठन संविधान के द्वारा ही होता है। तो यह जो चार तत्व हैं, यह संविधानवाद के प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब संविधानवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं जान लेते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहला है संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। इसमें वैल्यू जुड़ा हुआ है, वैल्यू एडेड है। इसमें जो संविधानवाद है, इसमें आप यह कह सकते हैं, वैल्यू का मतलब हुआ कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, यह इस चीज़ का मापन या इस चीज़ का निर्धारण वैल्यू से होता है। ठीक, उसे किसी देश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, यह जनता के लिए हितकारी है या अहितकारी है। तो ऐसी जो धारणा है यह संविधानवाद के ऊपर भी लागू होती है, अर्थात संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। तो जब मूल्य संबद्ध अवधारणा है तो प्रत्येक देश के मूल्य अलग अलग होंगे या प्रत्येक संस्कृति के मूल्य अलग अलग होंगे। तो इसीलिए संविधानवाद जब एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जाएंगे या दो अलग अलग देशों के संविधानवाद की तुलना करेंगे तो मूल्य के आधार पर उनमें विभेद हो सकता है। तो पहली विशेषता है कि यह संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। दूसरा है संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। अब भारत का जो कल्चर है और अमेरिका का जो कल्चर है वह अलग अलग है, तो इसलिए इनके दोनों के संविधानवाद के बीच अंतर भी अलग अलग होगा। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ है कि सभी धर्मों का समान आदर, और जो फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता है उसका अर्थ है सभी धर्मों पर समान प्रतिबंध या सभी धर्मों से समान दूरी। भारत में जिस तरह से हज सब्सिडी दी जाती है उसी तरह से तीर्थयात्रा के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन या व्यवस्थाएं की जाती हैं। माघ मेला या कुंभ मेले के लिए भी उतने ही सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन फ्रांस में जिस तरह से तिलक पर प्रतिबंध है उसी तरह से बुर्का पर भी प्रतिबंध है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो कल्चरल डिफरेंस है भारत और फ्रांस के बीच वह संविधानवाद को भी अलग बनाता है। इसीलिए वहाँ पर फ्रांस में वह संविधानवाद सही है और भारत में यह संविधानवाद सही है। इसके अलावा संविधानवाद की प्रमुख विशेषता है कि यह गत्यात्मक अवधारणा यानी यह डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। यह लगातार परिवर्तनशील रहता है। ऐसा नहीं कि एक संविधानवाद जो भारत में निर्मित हो गया वही रहेगा। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व के पूर्व और बाद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कमाल पाशा की जब सरकार बनी उसके पहले तुर्की एक ऐसा देश था जो कि रूढ़िवादी और धार्मिक रूप से संगठित समाज था, जबकि उनके बाद कमाल पाशा ने उसे धीरे धीरे करके परिवर्तित किया और वर्तमान में तुर्की एक ऐसा देश है जो कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार है, जो कि मुस्लिम बहुल होते हुए भी एक रूढ़िवादी या धार्मिक देश नहीं है। अब संविधान यह जो गत्यात्मकता है संविधानवाद की, अर्थात उन्होंने कानून के माध्यम से जो चीज़ें लागू की वह संविधानवाद में डायनेमिक जो गतिशीलता है वह संविधानवाद में पाई जाती है। इसका प्रमुख लक्षण हमें तुर्की के उदाहरण से देखने को मिलता है।
अब संविधानवाद का अगली जो विशेषता है वह है संभागीय अवधारणा है, अर्थात शेयर्ड कॉन्सेप्ट है। दो अलग अलग देशों के संविधानवाद एक हो सकते हैं। जैसे दो देशों में धार्मिक सहिष्णुता पाई जा सकती है, या दो अलग अलग देश लोकतंत्र के प्रति आदर रख सकते हैं, दो अलग अलग देश न्यायपालिका में विश्वास रख सकते हैं। तो जो संविधानवाद की अलग अलग विशेषताएं हैं वह दो अलग अलग देशों में हो सकती है, अर्थात यह एक शेयर्ड कॉन्सेप्ट है। दो देशों के संविधान अलग हो सकते हैं किंतु उनका संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक हो सकता है। इसके बाद संविधानवाद मुख्य रूप से साध्य मूलक अवधारणा एक लक्ष्य की तरह है। हमें संविधान को जनता के हित के अनुसार, जनता के कल्याण के लिए या जनता के इच्छा के अनुसार बनाना और फिर उस संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करना, यह एक लक्ष्य है और यही संविधानवाद की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद संविधानवाद सामान्यतः संविधान जन्य अवधारणा है, अर्थात किसी देश में संविधान होगा तब संविधानवाद की कल्पना की जाएगी। ठीक, पहले संविधान आता है, उसी आधार पर संविधानवाद का निर्धारण होता है। तो यह संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं थीं। अब संविधानवाद के प्रमुख अवधारणाएं जान लेते हैं। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? 3 अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा। पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा जो अभी आप देख रहे हैं, कुछ कुछ वह हिस्सा भारत में भी है और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में जो लोकतंत्र की अवधारणा है वह संविधानवाद की प्रमुख अवधारणा है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि जो लोकतंत्र की अवधारणा या जो संविधानवाद की अवधारणा यूरोप और अमेरिका में वह अन्य देशों में भी हो। अलग अलग देशों में अलग हो सकती है, इसलिए इसे हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला पाश्चात्य लोकतंत्र, दूसरा समाजवादी और तीसरा ये विकासशील देशों का लोकतंत्र। तो अभी हम पाश्चात्य लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। पाश्चात्य लोकतंत्र में जो संविधानवाद है उसमें महत्वपूर्ण उसके कुछ दार्शनिक आधार हैं। वह क्या है हम बताएंगे तो धीरे धीरे आपको अर्थ इसका स्पष्ट हो जाएगा। कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। तो यह जो महत्वपूर्ण तत्व है यह पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। भारत में भी आप देख सकते हैं, अमेरिका, यूरोप के देशों में तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसे संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति की आज़ादी या उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा है राजनीतिक समानता। यहाँ यूरोप और अमेरिका के देशों यानी पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार, या जो भी राजनीतिक सहभागिता है वह करने का अधिकार, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, महिला हो या पुरुष हो, तो यह राजनीतिक समानता उसे प्राप्त है। तीसरा है सामाजिक व आर्थिक न्याय। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से व्यक्ति के साथ समानता का बर्ताव हो, यह भी पाश्चात्य लोकतंत्र का प्रमुख दार्शनिक आधार है। और चौथा है लोक कल्याण का साधन, यानी लोक कल्याण की साधना, लोक कल्याण को प्राप्त करना, जनता का कल्याण हो ऐसे उपाय करना, यह भी पाश्चात्य संविधानवाद का प्रमुख दार्शनिक आधार है। अब इसके आधार पर अगर आप किसी दूसरे देश की तुलना करेंगे, जैसे अगर आप रूस का उदाहरण लेते हैं या चीन का उदाहरण लेते हैं, आप इस समय उत्तरी कोरिया का उदाहरण लेते हैं, तो उत्तरी कोरिया में यह व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक रूप से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं है, सहभागिता नहीं है, चुनाव में वोट नहीं देते हैं, या वोट देते भी हैं तो चुनाव में लड़ नहीं सकते, उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकते। तो यह दोनों में अंतर है, इसीलिए हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है पाश्चात्य लोकतंत्र, दूसरा समाजवादी और तीसरा विकासशील देशों के। तो पाश्चात्य लोकतंत्र का यह प्रमुख दार्शनिक आधार हो गया। इसके अलावा इसमें क्या क्या संस्थागत व्यवस्थाएं की जाती हैं पाश्चात्य लोकतंत्र में संविधानवाद के लिए, वह है विधि का शासन, अर्थात संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, जो विधियां लागू हैं, उनके आधार पर सरकार चलाई जाए, किसी राजा के आदेश से नहीं बल्कि विधि के आदेश से। मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का प्रावधान, इसीलिए हमने कहा कि हमारे देश में भी इसके कुछ लक्षण दिखेंगे आपको, बहुत सारे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लक्षण दिखेंगे। जैसे मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता भारत में भी है, विधि के शासन को भी अपनाया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता की बात भी भारत में है। इसके अलावा
राजनीतिक शक्तियों का विभाजन किया जाए, अर्थात किसी एक व्यक्ति के हाथ में राजनीतिक शक्तियां न रहें, यह भी पाश्चात्य लोकतंत्र की संस्थागत व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों को बांट दिया जाता है। प्रत्येक संस्था अपना अपना कार्य करती है और दूसरे को संतुलित रखती है। तीसरा है राजनीतिक शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो शक्तियां हैं वह अलग अलग, उनका विकेंद्रीकरण हो, उनका पृथक्करण हो, जिससे कि शक्तियों में के प्रत्येक जो संस्थाएं हैं वह अपने स्तर पर कार्य कर सकें। इसके बाद अगला है राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जैसे कि केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं, फिर उसके बाद राज्य सरकारों को भी उस तरह के कार्य दिए गए हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, फिर लोकल गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं। तो यह विकेंद्रीकरण जो सत्ता का है यह सरकार को जनता तक पहुंचाता है और यह पाश्चात्य लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। राजनीतिक शक्तियों में नियंत्रण व संतुलन, एक संस्था दूसरे संस्था को नियंत्रित रखती है जिससे कोई भी तानाशाह न बन सके। और अंतिम है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बहुत ही जरूरी है ऐसे देशों के लिए जहां पर इस तरह की पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा या पाश्चात्य लोकतंत्र का संविधानवाद है। अब इनमें से आप ज़्यादातर विशेषताएं भारत में देख सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि पाश्चात्य लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह भारत में देखने को मिलती है। अब यह तभी संभव है जब पाश्चात्य संविधानवाद तभी स्थापित हो सकता है जब कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी हों, अर्थात जो सरकार है वह लोकतांत्रिक ढंग से संगठित की गई हो, यानी चुनाव के द्वारा सरकार का गठन किया गया हो, तभी पाश्चात्य संविधानवाद लागू हो सकता है। उन देशों में जहां सैनिक सत्ता है, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं बीच बीच में लागू हो जाती है, या फिर जिन देशों में तानाशाही है जैसे दक्षिण कोरिया है या अन्य जो देश हैं, वहाँ पर पाश्चात्य लोकतंत्र का संविधानवाद लागू करना मुश्किल है। प्रतिनिध्यात्मक सरकार हो, अर्थात जनता वोट देकर के अपने प्रतिनिधियों को चुने और उन प्रतिनिधियों से सरकार बने। समाज बहुल हो, अर्थात समाज में कई वर्ग, कई संस्कृतियों, कई तरह के जाति, धर्म, लिंग के लोग रहते हों, लेकिन उनके बीच में एक सहिष्णुता और सद्भाव बना हो, इस तरह के समाज को बहुल समाज कहते हैं। तो बहुल समाज में ही यह संभव है। समाज खुला हो, अर्थात परंपराओं और रूढ़ियों से बाधित न होता हो, बल्कि लोग प्रगतिशील सोच रखते हों और स्वयं के दर्शन विशेष से रहित समाज हो। कोई एक विशेष विचारधारा वहाँ पर न हो, बल्कि प्रत्येक विचारधारा का सम्मान हो, तभी पाश्चात्य लोकतंत्र को लागू किया जा सकेगा। अब इसके बाद दूसरा जो है वह है साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा। संविधानवाद में मैंने पहले ही चर्चा की थी कि जनता का मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई संविधान जो जनता के मत से बना हो वही संविधानवाद को लागू कर पाएगा। इसीलिए हमने साम्यवाद को नहीं बल्कि साम्यवादी लोकतंत्र को यहाँ पर शामिल किया है। साम्यवाद की आधारभूत मान्यताएं क्या है यह जान लेते हैं। साम्यवाद में सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ज़्यादा सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है, साम्यवादियों का मानना है कि आर्थिक शक्तियों से ही सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां निर्धारित होती हैं। दूसरा है समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व होता है। यह इनकी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में धन होगा, पूंजी होगी, वही व्यक्ति राजनीतिक रूप से भी संपन्न होगा, सामाजिक रूप से उसकी ज़्यादा इज्जत होगी। तो इसलिए आर्थिक तत्व को इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। साथ में यह भी माना है कि जो राजनीतिक शक्ति है यानी सरकार जो है वह आर्थिक शक्ति यानी पूंजीपतियों के अधीन होती है। तो जब यह तीन बातें इन्होंने पूर्व मान्यता के रूप में मान ली है तो इनके आधार पर संविधानवाद अलग होगा। कैसे? साम्यवादी संस्थागत व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, उन्होंने इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं। उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। अब रूस और चीन का आप उदाहरण लीजिए कि वहाँ पर, या भारत में भी कुछ क्षेत्रों में देख सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है भारत में, कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा। अर्थात सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां जो उत्पादन करती हैं, वितरण करती हैं, यानी दुकानें, सब कुछ पर सरकार का अधिकार होगा। अर्थात जो भी लाभ प्राप्त होगा वह सरकार को प्राप्त होगा और सरकार से पुनः जनता को मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो यह साम्यवादी व्यवस्था है। दूसरा है संपत्ति का समान वितरण। कोई व्यक्ति गरीब या कोई व्यक्ति अमीर नहीं होगा, संपत्ति का समान रूप से वितरण किया जाएगा। जो जितना कार्य करेगा उसे उतना फल प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति को जो भी अधिशेष लाभ बचेगा, जो भी, वह सबके कल्याण में खर्च किया जाएगा। और साम्यवादी दल का एकाधिकार, अर्थात एक ही पार्टी होगी,
साम्यवादी पार्टी वही चुनाव लड़ेगी, वही चुनाव जीतेगी, उसी के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे, उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। तो अब संविधानवाद की यह जो व्यवस्था हमने बताई वह साम्यवादी देशों में है। साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा यह भी एक संविधानवाद का प्रमुख रूप है। तीसरा है विकासशील देशों के लोकतंत्र की अवधारणा। इसमें क्या है, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उस तरह का नियम उन्होंने बनाया है। पाश्चात्य लोकतंत्र में आज़ादी को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया और इस तरह से संविधान को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, जनता के मत को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा जो है साम्यवाद, उसमें हमने देखा कि उन लोगों ने ज़्यादा आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण माना और उसे ही नियंत्रित करने का प्रयास किया। तीसरा है जो विकासशील देश हैं वह अपनी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं। किस तरह की समस्याएं हैं कि उन्होंने नई नई आज़ादी प्राप्त की है। जो भी विकासशील देश हैं ज़्यादातर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आज़ाद हुए हैं, इसके पहले वो किसी उपनिवेशवादी देश का शिकार थे, अर्थात गुलाम थे। तो उन्हें राजनीतिक स्थायित्व की ही समस्या है। बार बार सरकार बनती है, गिर जाती है, दूसरी सरकार बनती है, गिर जाती है, मतलब राजनीतिक रूप से स्थायित्व नहीं है। उनके यहाँ आर्थिक विकास की समस्या है। किसी एक ऐसे देशों में जहाँ विकासशील जो देश हैं उनके यहाँ आर्थिक विकास एक प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख उनकी आवश्यकता है, आर्थिक रूप से वह पिछड़े हुए हैं। उनके बीच सुरक्षा की भी आवश्यकता है, अर्थात दूसरे देशों से भी खतरा है और अपने नागरिकों में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। तो सुरक्षा की खोज उनके लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है या समस्या है। फिर राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या। कानून या संविधान तो उन्होंने लागू कर दिया है, लेकिन संविधान के अनुसार शासन नहीं हो रहा है। शासन और सत्ता में अभी भी परंपरागत तत्व हैं और सत्ता जो स्थापित होती है उसे वैधता प्राप्त नहीं हो सकी है, अर्थात सामान्य जन का सहयोग या सामान्य जन का उसमें विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाया है। सामाजिक और सांस्कृतिक साम्य का लक्ष्य। अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वह असमानता का शिकार है, ऐसे समाज हैं। तो विकासशील देशों में यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। फिर आधुनिकीकरण में रुकावटें आ रही हैं। पहले तो धन नहीं है आधुनिकीकरण लाने के लिए, आधुनिक व्यवस्था लाने के लिए। फिर लोगों के विश्वास में कमी है। फिर परंपरागत जो व्यवस्थाएं हैं उनके संरक्षक तैयार हो जा रहे हैं। आप देखिए ना, अपने भारत देश में भी देख रहे होंगे कि आधुनिकीकरण के लिए परंपरागत संरक्षक तैयार हो जाते हैं तुरंत, और उसे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। तो यह भी एक संविधानवाद के जो विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा है उसकी प्रमुख समस्या है। फिर राजनीतिक संरचना विकल्पों में चुनाव की समस्या। अब जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में कौन सी शासन पद्धति को अपनाया जाए, विकास के लिए पूंजीवादी लक्ष्य रखे जाए या समाजवादी लक्ष्य रखे जाए, यह एक समस्या थी कि किसका चयन किया जाए। तो यह भी एक प्रमुख समस्या है, संरचना विकल्प का चुनाव करना। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और विज्ञान की तलाश, कि उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, उनका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात सुनी जाए, उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो। यह भी विकासशील लोकतंत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। तो इसलिए जब उनकी समस्याएं अलग हैं तो इसलिए उनका संविधानवाद भी अलग होगा। कैसे होगा? उनका संविधानवाद अभी निर्माण की अवस्था में, अभी पूरी तरह से निर्मित ही नहीं हो पाया है। न तो वह अपनी विचारधारा निर्धारित कर पाए हैं, न संविधान का उद्देश्य, न जन कल्याण का उद्देश्य, और इसी कारण संविधानवाद का उनका अभी विकास की निर्माण की अवस्था में है। उनका संविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। जैसे भारत में देखिए, हमने पाश्चात्य लोकतंत्र के प्रमुख दार्शनिक गुणों को अपनाया है, लेकिन आर्थिक रूप से हम अभी भी समाजवादी तत्वों को धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर मिश्रित प्रकृति का संविधानवाद है। फिर संविधानवाद प्रवाह के दौर में, मतलब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और संविधानवाद दिशा रहित अवस्था में है। अंतिम लक्ष्य संविधानवाद का क्या होगा यह किसी को पता नहीं, सरकारें बदलने के साथ वह बदल भी जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में संविधानवाद की अलग अलग व्याख्या है, विशेषताएं अलग हैं, विचारधारा और संस्कृतियों के आधार पर उनका रूप अलग है। तो संविधानवाद बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसके आधार पर हम जनता के प्रति सरकार का रुझान और जनता के प्रति सरकार के विकास के उद्देश्य इत्यादि को देख सकते हैं। इस अवधारणा के आधार पर किसी भी सरकार के अच्छे और बुरे होने का हम एक मानक प्राप्त कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। हमने संविधानवाद के प्रमुख गुण दोषों पर चर्चा की, उसके अर्थ के बारे में जाना, 3 प्रमुख प्रकार जो हैं उनके बारे में जाना, अन्य भी बहुत सारी बातें हुई। इस लेक्चर से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे वह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। महादेव।